राहुल मनुस्मृति में फंसे रह गए। पीएम मोदी ने अचानक डोभाल समेत 4 धुरंधर मंत्री चीन, अमेरिका, रूस, जापान क्यों भेजे? इधर बड़ी डील्स, उधर आपके बैंक में पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया कि सुनकर हैरान रह जाएंगे। मोदी मेलोनी के अपमान वाले कांड से निकलने चले राहुल की सीएम योगी ने कैसे क्लास लगा दी, और कहीं पिटाई कहीं एफआईआर। कॉकरोच पार्टी वालों ने अब सड़क पर उतरने का कब से ऐलान कर दिया है। सबसे पहले इस सब का अध्याय देखिए। पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी के मंच से जो मेलोनी के अपमान वाला कांड हुआ था, अब उसके डैमेज कंट्रोल का मामला चल रहा है, और उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए राहुल गांधी के लिए एक नया मंच सजाया गया कि बॉस उस मंच से जो हुआ सो हुआ, एक नया मंच सजाते हैं। पूरा नैरेटिव, पूरी स्क्रिप्ट चेंज की गई कि ना राहुल जी महिलाओं का अपमान कर सकते हैं, उनके मंच से महिला का अपमान हो सकता है। राहुल जी तो महिलाओं को सम्मान देने वाले लोग हैं। राहुल गांधी की नई इमेज बिल्डिंग का पूरा सेट तैयार किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने फिर कांड कर दिया। एक भूल को सुधारने के चक्कर में और कैसे कांड हो गए। मेलोनी के अपमान वाले कांड को ढकने के लिए राहुल गांधी महिला सम्मान की बात तो कर रहे थे, लेकिन वो सीधे फिर मनुस्मृति की बात करने लगे। इस पर भी राहुल गांधी कैसे फंस गए आज आपको दिखाऊंगा। इधर कांग्रेस राहुल गांधी के फैलाए रायते को समेटने में लगी है, उधर पीएम मोदी ने डिप्लोमेसी का नया मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी ने चीन से लेकर रूस, अमेरिका तक ग्लोबल आउटरीच का नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कैसे अपनी टीम लगा दी है आप देखिए। भाई एनएसए अजीत डोभाल वो चीन के दौरे पर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर वो रूस चले गए हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अमेरिका और कनाडा जाने की चर्चा है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 200 बिजनेस डेलीगेशन की बड़ी टीम के साथ जापान में है। इसके अलावा अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील भी पीएम मोदी के एजेंडे में शामिल है। यानी राहुल गांधी यहां कांड पे कांड कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एनएसए डोभाल और धुरंधर मंत्रियों की टीम जो है वो हर तरफ भेज रखी है। आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्यों एक साथ पीएम मोदी ने अपनी टीम को अलग अलग देशों में भेजा है, कौन से बड़े प्लान पर काम चल रहा है। आर्थिक सुनामी की बात करने वाले राहुल गांधी को आज कैसे झटका लगा, देश के बैंकों को पीएम मोदी ने कैसे चमका दिया, आपके पैसे को लेकर क्या रिपोर्ट आई है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मनुस्मृति के मुद्दे पर सीएम योगी ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी भाई, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। और कॉकरोच पार्टी वाले कहीं पिट जा रहे हैं, कहीं एफआईआर हो जा रही है, वो कह रहे हैं फिर से सड़क पर आएंगे, उनकी भी थोड़ी बात करूंगा। लेकिन पहले इस पूरी पॉलिटिक्स का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है। देखिए, राहुल गांधी, सीएम योगी, कॉकरोच पार्टी सबकी बात करेंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी की बात करते हैं, जिनकी विदेश नीति को मजाक बनाने के लिए राहुल गांधी ने जिस मंच से मेलोनी को भी उनके मन से बात हुई थी, उस पूरे रायते को समेटने के चक्कर में नया कांड हुआ। लेकिन पीएम मोदी की विदेश नीति है क्या, पहले आप ये देखिए। राहुल गांधी पीएम मोदी को विदेश नीति पर ज्ञान दे रहे थे। क्या है उनके लिए, क्या है विदेश नीति, खाली जाते हैं गले लग जाते हैं। लेकिन आज आपको देखना चाहिए कि पीएम मोदी ने कैसे एक साथ इस वक्त कई फ्रंट खोल दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त एनएसए अजीत डोभाल को चाइना भेज दिया। एनएसए डोभाल 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंच गए। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अगले महीने दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन होना है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की चर्चा है। अगर जिनपिंग भारत आए तो यह 7 साल बाद उनकी भारत यात्रा होगी। जिनपिंग के दौरे से पहले अजीत डोभाल का चीन जाना एक पॉजिटिव मूव है, क्योंकि इस दौरे को जिनपिंग की विजिट की जमीन तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल चीन ने भी पीएम मोदी को बुलाने के लिए ऐसे ही किया था। ब्रिक्स सम्मेलन के अलावा एनएसए डोभाल चीन के विदेश मंत्री से बॉर्डर विवाद पर भी बात करेंगे कहा जा रहा है। एनएसए डोभाल चीन के विदेश मंत्री के न्योते पर ही गए हैं। साल 2003 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो मैकेनिज्म बना था, उसी तरह 25वें राउंड की बातचीत होगी, और इस बातचीत के एजेंडे में एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखना शामिल होगा।
बॉर्डर पर तनाव को कम करना शामिल होगा। एलएसी पर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट पर बातचीत शामिल होगी। साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर भी बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इधर एनएसए डोभाल चीन के दौरे पर गए। उधर पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को रूस भेजा हुआ है। विदेश मंत्री ने आज रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से मिलकर पीएम मोदी का संदेश राष्ट्रपति पुतिन को दिया। उन्हें अगले महीने भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए न्योता दिया है। यानी चीन और रूस दोनों के जो बड़े नेता हैं उन तक आउटरीच किया जा रहा है और साथ ही दोनों भारत आएं इसके लिए भी जमीन तैयार की जा रही है। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी के लिए अपना खास संदेश भेजा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो किर्गिस्तान में होने वाली एससीओ की बैठक में पीएम मोदी से मिलने को लेकर उत्सुक है। पुतिन ने कहा कि दोनों देश व्यापार समेत लगभग हर क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। 2025 में थोड़ी गिरावट के बाद इस साल दोनों देशों के बीच व्यापार फिर बढ़ रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रुचि को भी अहम बताया। चीन के साथ भारत सीमा विवाद सुलझा रहा है, रूस से व्यापार बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को जापान भेजा हुआ है। मतलब पीएम मोदी के अलग अलग मंत्री अलग अलग देशों में इस वक्त यात्रा कर रहे हैं और सबका अपना अपना मकसद है। जापान यात्रा का मकसद भारत में निवेश बढ़ाना है। यानी पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का सेंटर पॉइंट है भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ाना। इसके लिए पीयूष गोयल सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर जापान गए हुए हैं। 200 मेंबर वाले इस डेलीगेशन में सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, स्टील, हेल्थ केयर, स्टार्टअप के सेक्टर के लोग हैं। जापान से व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर बात होगी। भारत के लिए जापान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा सोर्स है। जापान ने भारत में अगले 10 साल के लिए 60,000 करोड़ के निवेश का टारगेट रखा है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पीएम मोदी ने अपनी टीम लगा रखी है। भारत की इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें, व्यापार, निवेश बढ़ सके। व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए कनाडा से बातचीत होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 और 27 अगस्त को कनाडा जाने वाली हैं, कहा जा रहा है। इसके बाद वो G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिका चली जाएंगी। कॉमर्स सेक्रेटरी को अर्जेंटीना, चिली और ब्राजील के दौरे पर भेजा जा रहा है। चिली के साथ भारत का ट्रेड एग्रीमेंट पूरा होने की कगार पर है। इस एग्रीमेंट से भारत को चिली के क्रिटिकल मिनरल्स की मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही भारत साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक मर्कोसुर के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। इस ट्रेड ब्लॉक में अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, बोलीविया जैसे देश शामिल हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील बड़े देश हैं और बड़ी मार्केट है। ये देश चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। यानी जो राहुल गांधी ज्ञान दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी को आता क्या है गले मिलने के अलावा विदेश नीति में, उन्हें देखना चाहिए कि एक साथ कितने मोर्चों पर भारत इस वक्त काम कर रहा है। एक सोर्स या एक जो है दोस्त के भरोसे भारत नहीं बैठने वाला है। यानी पीएम मोदी एक साथ कई मोर्चे खोले बैठे। पीएम मोदी के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर ना रहे। साथ ही साथ बैक टू बैक ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए नए नए मार्केट भारत के लिए खुले रहे। लेकिन जितना जरूरी है कि भारत में निवेश आए, उतना ही जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो बेसिक्स हैं उनको करेक्ट किया जाए। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो पिछली सरकार जो अर्थव्यवस्था का कचरा था उसको कालीन के नीचे समटा के दबा के रखने में विश्वास रखती थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे तो कांड हो जाएगा बॉस। उन्होंने कहा कि जो दिक्कत आए लेकिन इसको क्लीन करना पड़ेगा। और उसी तरह की एक सफाई उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में की। आज की डेट में बड़े बड़े देश भारत के साथ डील करने के लिए उत्सुक हैं। और वो क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा? क्योंकि पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है और इसके लिए हर सेक्टर में होमवर्क पूरा किया गया। आप देखिए कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसके बैंकिंग सेक्टर की मजबूती से भी पता चलती है। और इस मामले में पीएम मोदी ने पूरा गेम पलटा है बॉस। 2014 से पहले डूबे हुए लोन्स को लेकर बैंक्स परेशान रहते थे। बैंकों का जो एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको कहा जाता था, कि भाई यहां से तो कर्जा दे दिया लेकिन कर्जा वापस आने की स्थिति लग नहीं रही है। यूपीए के राज में वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट पहाड़ बनता जा रहा था। लेकिन पीएम मोदी ने इसे ठीक करना शुरू किया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस फर्म के मुताबिक भारत के बैंक पिछले 10 सालों में सबसे बेस्ट शेप में है आज की डेट में।
आप देखिए कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले क्वार्टर में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक किसी भी लिस्टेड बैंक का नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 1% के भी पार नहीं गया है बॉस। बैंकिंग सेक्टर में इसे मजबूती का संकेत माना जाता है। पिछले साल की तुलना में कुल एनपीए में 11.76% की कमी आई है। नेट एनपीए की रकम 84,293 करोड़ पर आ गई है। पिछले साल की तुलना में यह 9.5% कम है। साथ ही बैंकों को डूबने वाले कर्ज से होने वाले संभावित नुकसान के लिए कुछ पैसा अलग रखना पड़ता है। अब चूंकि नुकसान की स्थिति ही नहीं लग रही है, तो वो जो पैसा अलग रखना पड़ता था वो भी घटकर 25,448 करोड़ हो गया। यह पिछले साल की तुलना में 41.6% की कमी आई है। यह अपने आप में बताता है कि बैंकों को कितना यकीन है कि उन्होंने जो लोन दिया है वो आना ही है वापस, नहीं डूबेगा पैसा, तो अलग से पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। बैंकिंग इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट 19% बढ़कर 1,10,000 करोड़ के पार चला गया बॉस। और ये बातें जिन्हें लग रहा होगा कि क्या ही हो गया बॉस, 2014 में देखिए केवल पब्लिक बैंक सेक्टर की हालत क्या थी। उनका नेट एनपीए 1,30,000 करोड़ का था और नेट एनपीए का रेशियो देखिएगा वो 2.5% से ज्यादा का होता था। उसको आज नरेंद्र मोदी ठीक करते 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 यहां ले आए कि आज एनपीए जो है वो 1% से भी नीचे चला गया है बैंकों का। तो जो लोग कहते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है, आप सोचिए उनको नरेंद्र मोदी से कितनी नफरत होगी कि ऐसी ऐसी चीजें देश में सुधार हो रही हैं। बॉस, बैंक डूब जाते ना, कितनों का पैसा डूब जाता। यह हालत होती जा रही थी एनपीए की। आज की डेट में उन बैंकों का सॉलिड होना देश की इकोनॉमी के साथ साथ आपके हमारे पैसे के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। देखिए, पीएम मोदी विदेश नीति को धार दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहे हैं, देश की आर्थिक ताकत को बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को सुनिएगा, माथा पीट लीजिएगा। कभी आर्थिक सुनामी आने का डर दिखाते हैं, कभी विदेश नीति को फेल बताते हैं और फिर अपने ही बात में उझरा जाते हैं, फंस जाते हैं। इतना फंस जाते हैं कि डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। विदेश नीति पर पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी के मंच से इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए अपमान के मुद्दे पर पूरे देश में हंगामा हुआ। बहुत थू थू छीछा लेदर हुई। तो इनको लगा कि बाप रे बाप, ये तो मेरी छवि खराब हो रही है। तो डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ। इसके लिए पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को महिलाओं की गूंज में बदला गया। पुणे में राहुल गांधी ने महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन राहुल गांधी महिला कार्ड खेलने के चक्कर में फिर फंस गए। बीजेपी ने उन्हें महिला आरक्षण के मुद्दे पर घेर दिया। बीजेपी ने पूछ लिया कि अगर राहुल गांधी को महिलाओं की इतनी फिक्र है तो वो संसद में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन कर दें। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में कांग्रेस सांसदों में 13% महिलाएं, लेकिन संसद की बहस और सवाल पूछने में उनकी हिस्सेदारी 7.5% से भी कम है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार में एक महिला मंत्री तक नहीं। बीजेपी का आरोप है कि महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले उस यूसीसी का विरोध करते हैं जो महिलाओं को बराबर का हक दिलाती है। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को इतना ही महिलाओं की फिक्र है तो वो अपनी पार्टी की कमान अपनी बहन प्रियंका को सौंपकर एक मिसाल पेश कर दें। यानी महिलाओं की बात करके राहुल गांधी जिस मेलोनी एपिसोड से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे वो उसमें और ज्यादा फंस गए। राहुल गांधी मनुस्मृति के मुद्दे पर भी गिर गए। राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए दावा किया कि मनुस्मृति में महिलाओं को दबाकर रखने की बात कही गई है। इधर राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र किया, उधर सनातन प्रेमियों ने राहुल गांधी पर सवाल दाग दिए। पूछने लगे कि राहुल गांधी हमेशा हिंदुओं से जुड़े धर्मशास्त्र का ही पढ़कर आते हैं क्या, उसको ही टारगेट करते हैं। लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, वो राहुल गांधी को नहीं दिखता है। देवियों को पूजा जाता है, वो राहुल गांधी को नहीं दिखता है। और अगर वो मौजूदा सरकार को टारगेट करना चाहते थे तो उसी मौजूदा सरकार में राष्ट्रपति महिला है, ये राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिला है, वो राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब स्क्रिप्ट तैयार करते हैं तो इतना नहीं ना उनकी टीम सोचती है। वो अपने एजेंडे के हिसाब से बोल दिए तो बोल दिए। अब सीएम योगी ने राहुल गांधी को लपेट दिया। सीएम योगी ने राहुल गांधी को धर्मशास्त्र पढ़ने की सलाह दे दी। सुनिए वो क्या क्या बोल दिए, सुना दिए। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं।
मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, सतपथ ब्राह्मण पढ़िए। आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। इधर सीएम योगी राहुल गांधी पे फायर हो रखे हैं, उधर जेनजी का कूल नेता बनने में लगे राहुल गांधी को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चौंका दिया। राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में जो कार्यक्रम किया, उसके बाद कांग्रेस का इकोसिस्टम राहुल गांधी को जेनजी का नेता बताने लग गया। लेकिन रविवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जेनजी क्राउड के साथ भव्य कार्यक्रम कर दिया, जिसमें भयंकर भारी भीड़ जुटी। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के कार्यक्रम में सनातन की झलक भी दिखी। ढोल ताशे की धमक, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की जय जयकार होने लगी। वहां कैसे जबरदस्त माहौल बन गया, देखिए जरा आप भी। छत्रपति संभाजी महाराज की पार्वती फतेह। तो देवेंद्र फडणवीस के इस कार्यक्रम को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये भी तो जेनजी हैं जो बिना गाली के, बिना हल्ले के अपनी संस्कृति की झलक दिखा रहे हैं। सुनिए इस कार्यक्रम को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। कुल 1.25 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता दी और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जो परंपरा है ढोल, इस ढोल को जो 585 ध्वजधारक है उनकी टीम्स ने सहभागिता लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आज यहां पर तैयार किया है। देखिए इधर ये सब चल रहा है, उधर राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, उन्हें सुपर हीरो बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें राहुल गांधी को बैटमैन जैसा हीरो बताया गया है। उधर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, सुनिए। हमारे दिलों के राजा हैं, हमारे दिलों के राजा हैं, फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर बना के रहेंगे हम। तो पब्लिक पूछ रही है कि राहुल गांधी तो उस दिन बड़ा महिला 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 कह रहे थे कि महिलाओं का अधिकार, महिलाओं को ये, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। तो इनका सपना राहुल गांधी को पीएम बनाने का क्यों है? प्रियंका वाड्रा को बनाने का सपना काहे नहीं ये लोग देख पा रहे? उधर आप कॉकरोच पार्टी वालों को ही देख लीजिए, उन्होंने सरकारी स्कूलों वाला नया प्लान बनाया था, लेकिन कहीं पर पिटाई हो गई, कहीं दौड़ा दिया गया, कहीं एफआईआर हो गई है। ऊपर से ये इस बात से भी एक्सपोज हो गया कि इंडी वाले राज्यों के स्कूल इन्हें दिखते नहीं है, सिर्फ वही राज्य दिख रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है। अब जब कॉकरोच पार्टी वाले एक्सपोज हो रहे हैं, उन्होंने नया प्लान बनाया, जंतर मंतर वाले मुद्दे पर लौट आए। सीजेपी ने 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च करने का ऐलान कर दिया है। कॉकरोच पार्टी का आरोप है कि 25 जुलाई को सरकार ने जो उनसे वादे किए वो पूरे नहीं हुए। सीजेपी के मुताबिक मार्च में नीट छात्रों के परिवार वाले और 20 जुलाई को पुलिस की कार्रवाई से प्रभावित लोग शामिल होंगे। सुनिए सौरभ दास क्या कह रहे हैं। सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखा है, उसमें हमने कुछ बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चंस पूछे हैं। हमने पूछा है कि कितना आपने बजट एलोकेट किया है, कितने सारे स्कूलों का आपने रेनोवेशन किया है, कितने स्कूलों में रेनोवेशन करना बाकी है, कितने एंड किन किन स्कूलों में स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आशा है कि सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हमें 1 महीने के अंदर बताएंगे। इधर कॉकरोच पार्टी नए नए प्लान बना रही है, उधर हर दिन उनके साथ कोई ना कोई कांड हो जा रहा है। जयपुर के बाद जोधपुर में भी सीजेपी के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। एबीवीपी और सीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में सीजेपी का कार्यक्रम हो रहा था, तभी वहां एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंच गए। हंगामा बढ़ गया, पुलिस मौके पर पहुंची, 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। आरोप यह भी है कि कॉकरोच पार्टी बिना इजाजत के यह कार्यक्रम कर रही थी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बहस भी कर ली थी, यह भी आरोप लग रहा है।
उधर जयपुर वाले हंगामे पर कॉकरोच पार्टी के आशुतोष रांका फंस गए। उस मामले में आशुतोष रांका और सीजेपी से जुड़े 50 से 60 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। अभिजीत दीपके के खिलाफ भी एक केस हो गया है। महाराष्ट्र के लातूर में बिना इजाजत स्कूल में घुसने पर शिक्षकों को धमकाने के आरोप लगे हैं, तो वहां उन पर FIR हो गई। तो कॉकरोच पार्टी वाले जो हैं वो चौतरफा घिरते और फंसते तो दिख रहा है।